अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आप दुखी हैं तो अपने दोस्त के पास जाएंगे, लेकिन अगर आपके राइट्स वायलेट हुए हैं या फिर इनजस्टिस हो रहा है तो आप कोर्ट्स के पास जाएंगे। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो आम तौर पर देखी जाती है। हालांकि कभी कभी ऐसे मौके भी आए हैं कि कोर्ट्स के पास न जाकर डायरेक्टली लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ही पहुंच जाते हैं, फिर चाहे मुद्दा केसेस असाइनमेंट को लेकर हो या फिर किसी इशू पर सुओ मोटो लेने की अपील। द लास्ट होप ऑफ जस्टिस इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही एक और बात ये भी है कि हमारे देश में जुडिशरी को एक बीकॉन ऑफ होप माना जाता है। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोर्ट्स के फैसलों को गवर्नमेंट से लेकर आम इंसान सब मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। पर क्या हो जब ऐसा ना हो रहा हो, जब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले भी अपने कन्वीनियंस के लिए इग्नोर किए जा रहे हों? क्या ये कंसर्निंग इशू नहीं है? वैसे तो किस्से कई सारे हैं, लेकिन हाल ही में हमें देखने को मिला है कि कैसे एक छोटी सी कमेटी, एक बदलते हुए फॉरेस्ट लॉ और एक ओपन लेटर जो देश के न्यायाधीश तक पहुंच गया। दर्शकों, ये कहानी है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बीच के एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, जिसने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और इकोलॉजिकल डिलेमा खड़ी कर दी है। और इस पर आवाज उठाई है उन लोगों ने जो खुद सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। 60 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स, जिसमें शामिल हैं सेक्रेटरीज, एम्बेसडर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस चीफ। इससे पहले कि हम जाने कि 60 ऑफिसर्स का लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहता है, आपको बता दूं कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में बनाई थी ताकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से जुड़े केसेस में एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके। और आज तक ये कमेटी गोदावरवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के जजमेंट के तहत फॉरेस्ट की डेफिनेशन और उनकी प्रोटेक्शन को अपहोल्ड करती आई है। इस जजमेंट ने कहा था कि फॉरेस्ट का मतलब सिर्फ नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं बल्कि नेचर फॉरेस्ट भी है, जो इकोलॉजिकल कवरेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे उनका लीगल स्टेटस कुछ भी हो। लेकिन 2023 में पार्लियामेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया, जिससे इन्वायरमेंटलिस्ट और फॉरेस्ट राइट एक्टिविस्ट ने तुरंत अपोज किया। इस एक्ट के तहत कुछ की प्रोटेक्शंस डाइल्यूट की गई थी, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को फॉरेस्ट लैंड पर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए क्लियरेंस देना आसान हो गया और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए यूज करने की छूट मिल गई। क्रिटिक्स का कहना था कि ये एक्ट फॉरेस्ट डिक्लाइन को फास्ट ट्रैक करेगा और आदिवासी कम्युनिटीज को उनकी जमीन से और दूर कर देगा। इसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और अब जब ये मैटर फाइनल हियरिंग की तरफ बढ़ रहा है तो कोर्ट को एडवाइस देने के लिए जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसके कॉम्पोजिशन पर भी सवाल उठ गए हैं। इन 60 रिटायर्ड ऑफिसर्स ने 30 जून 2025 को एक ओपन लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इस लेटर में उन्होंने डायरेक्टली कहा, अ सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कंप्राइजिंग ऑफिसर्स हु हैड हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वर क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी मेकिंग कैन हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू गिव इंडिपेंडेंट एडवाइस टू द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे गिव व्हाइल दे वर इन द गवर्नमेंट। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक जोरदार आरोप था कि जो लोग FCAA बनाने में शामिल थे वही अब उसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे रहे हैं और इसी वजह से इम्पार्शियलिटी खतरे में है। लेटर में फॉर्मर ऑफिशियल्स ने लिखा है कि करंट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी में 4 मेंबर्स हैं, जिनमें 3 फॉर्मर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं और एक रिटायर्ड साइंटिस्ट जो पहले एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं। कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जैसे कि वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट या सीनियर एडवोकेट अब उस कमेटी में नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा नहीं था। लेटर के मुताबिक द अर्लियर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इंक्लूडेड नॉट ओनली गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स बट ऑल्सो 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स, a wildlife specialist and a Supreme Court advocate who had neither held senior government positions nor been involved in forest policy decisions, thus ensuring impartiality and preventing conflict of interest। सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से है कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के कुछ करंट मेंबर्स ने पहले मिनिस्ट्री में होते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को बनाया था, ड्राफ्ट किया था और पार्लियामेंट के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने डिफेंड भी किया। लेटर में लिखा गया है दैट द एक्ट, इट्स रूल्स एंड गाइडलाइंस वर ऑल नोटिफाइड ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब जो लोग नए कानून को इम्प्लीमेंट करवाने में शामिल थे अब वही सुप्रीम कोर्ट के सामने उस कानून की इम्पार्शियलिटी का असेसमेंट करेंगे। और ये बस एक एकेडमिक बात नहीं, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख चुका है। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जुडपी फॉरेस्ट के केस में एक ऑर्डर दिया। जुडपी यानी कि स्क्रब फॉरेस्ट, ये जनरली लो कैनोपी
डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पे भरोसा करके ये माना कि ये फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट कवर सपोर्ट नहीं करते और इसीलिए इनका अनट्रैमलाइड यूज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए अलाउड है। एक्टिविस्ट का कहना है कि ये इंटरप्रिटेशन 1996 के गोदावर्मन जजमेंट के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि फॉरेस्ट का मतलब उसके इकोलॉजिकल वैल्यू है, ना कि उसका रेवेन्यू या लीगल टैग। और यही डर अब FCAA की फाइनल हियरिंग में भी है। लेटर में कहा गया है that the outcome of the cases against the FCAA 2023 may possibly be compromised considering the conflict of interest of the Central Empowered Committee। और भी स्पेसिफिक करते हुए उन्होंने बोला, any advice or report given by the current Central Empowerment Committee given its composition in cases that challenges the Forest Conservation Amendment Act 2023 will in all probability be biased in favor of the act as passed and will thus represent a clear conflict of interest। आपको बता दूं कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, एक ग्रुप जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए पब्लिक इंटरवेंशंस करता है, ने उठाई है। इनका कहना है कि सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी का इम्पार्शियल होना जरूरी है, स्पेशली जब मैटर इतना सेंसिटिव हो। और ये भी याद रखा जाए कि सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के पास कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी रिकमेंडेशंस को अक्सर सीरियसली लेता है। एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर ने नाम ना बताने की शर्त पे बताया है that when you spend decades inside the ministry framing rules, defending policies and pushing legislation, it is impossible to turn neutral overnight. How can the same people now give an objective critique of their own work? ऐसे में रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ने डिमांड किया है कि सुप्रीम कोर्ट या तो एग्जिस्टिंग सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी को FCAA रिलेटेड मैटर से अलग रखे या फिर कमेटी में इंडिपेंडेंट और नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स को शामिल करे जिनका एनवायरमेंट पॉलिसी से डायरेक्ट पास कनेक्शन ना हो। देयर आर मेनी सच एक्सपर्ट्स इन द कंट्री, उन्होंने अपने लेटर में लिखा। ये रिकमेंडेशन भी एक लार्जर इशू को पॉइंट आउट करती है और वो है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का। अगर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी जैसी बॉडी का पर्पस इम्पार्शियल और एक्सपर्ट एडवाइस देना है तो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस और इकोलॉजिकल कंसाइंसनेस होना जरूरी है। नहीं तो कोर्ट के जजमेंट्स भी बायस्ड ग्राउंडवर्क पे बन सकते हैं, चाहे वो कोर्ट की नियत कुछ भी हो। इस केस का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। फॉरेस्ट राइट्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इश्यूज आजकल पॉलिटिकल कंसेंसस का हिस्सा नहीं रहे। FCAA 2023 पास करते वक्त भी कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया था, लेकिन सरकार ने कह दिया था कि ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड अमेंडमेंट है। लेकिन रियलिटी ये है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मॉडल काफी फ्लॉड रहा है। ये केस सिर्फ एक फॉरेस्ट लॉ का नहीं है, ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि क्या कोर्ट ऑर्डर्ड एक्सपर्ट कमिटीज ट्रूली इंडिपेंडेंट होती है, क्या पॉलिसी बनाने वाले लोग पॉलिसी को जज बन सकते हैं, क्या इम्पार्शियलिटी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या एक्चुअल रिक्वायरमेंट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपने फॉरेस्ट का फैसला उन लोगों के हाथ में देंगे जो पहले से उनके एक्सप्लॉयटेशन को सही ठहरा चुके हैं। देश के फॉरेस्ट सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, एक शेयर्ड लेगेसी है। जब इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो सिर्फ ट्रीज और जमीन का नहीं, देश के इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी का भी मुद्दा तय होता है। लेटर्स के सिग्नेटरीज ने अपनी बात खत्म की एक क्लियर रिक्वेस्ट के साथ that do not allow the current Central Empowerment Committee to advise the court in the FCAA 2023 cases or the other important matters related to forest, wildlife and ecological security। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस रिक्वेस्ट का जवाब देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी फ्रेमवर्क को ट्रांसपेरेंट बनाएगा? या फ्यूचर में कोर्ट अपॉइंटेड कमिटीज को डिजाइन करते वक्त ये इंश्योर किया जाएगा कि वो लोग अनबायस्ड और प्रोफेशनली डिस्टेंस्ड हो? ये सब सवालों का जवाब आएगा जब FCAA का फाइनल वर्डिक्ट आएगा। तब तक एक बात तो तय है कि जंगल का फैसला अब सिर्फ कानून का नहीं, विवेक और विश्वास से भी होगा। आपको क्या लगता है?